बल्क मॉडुलस तुम्हें क्या समझाता है कि कोई भी मटेरियल को कंप्रेस करने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। अब गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी कहने का मतलब क्या है? मेरे लाल, कोई भी मटेरियल हो वो कंप्रेस होगा या नहीं होगा, राइट? कंप्रेस होगा तो कितनी ताकत लगा के कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस नहीं हो रहा है तो कितनी ताकत लगाने के बाद कंप्रेस नहीं हो रहा है। इन सब के बारे में जो मटेरियल की प्रॉपर्टी बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। और यही कंप्रेसिबिलिटी को हम जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं? बीटा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा? बेटा से ही डिनोट करते हैं। देखो बेटा ही तो लिखा है, राइट? ठीक है, हम कंप्रेसिबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। बेसिकली मैंने जब कंप्रेसिबिलिटी की शुरुआत करी तो मैंने उन लोगों को बताया कि हम लोगों को मटेरियल में ये चेक करना है कि हम कितनी ताकत लगाएं कि मटेरियल कंप्रेस हो जाए। और अगर कोई मटेरियल कंप्रेस नहीं हो रहा है तो हमें यह पता हो कि कितनी ताकत लगाने के बाद मटेरियल कंप्रेस नहीं हो रहा है? तो कितनी ताकत लगाने के बाद मटेरियल कंप्रेस नहीं हो रहा है, ये चीज हमें कंप्रेसिबिलिटी से पता ही नहीं चलती। कंप्रेसिबिलिटी हमने टर्म दे दिया, हमने नाम दे दिया, हमने सब कुछ कंप्रेसिबिलिटी के साथ कनेक्ट कर दिया, लेकिन मेरे लाल एक बात बताऊं, कंप्रेसिबिलिटी अधूरा है, ये अपंग है। इसके पास कोई पंग नहीं होगा मेरे लाल, इसीलिए अपंग होगा। क्यों अपंग होगा? क्योंकि ये कंप्रेसिबिलिटी कभी भी डिफाइन ही नहीं की जा सकती थी अगर तुम्हें एक दूसरा टर्म बल्क मॉडुलस के बारे में ना पता हो। मैं तुम्हें आज भी चैलेंज करता हूं और हर किसी को चैलेंज करता हूं, बिना बल्क मॉडुलस को उठाए, बिना बल्क मॉडुलस को समझाए और बिना बल्क मॉडुलस को पिक्चर में लाए कंप्रेसिबिलिटी समझा दो, उसका फॉर्मूला निकाल दो तो जान जाओ कोई कर ही नहीं पाएगा। मतलब कंप्रेसिबिलिटी जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? बल्क मॉडुलस की वजह से आ रही है। लो लो भाई साहब, बल्क मॉडुलस। अगर तुम्हें बल्क मॉडुलस पता है तभी तुम कंप्रेसिबिलिटी के बारे में जान सकते हो। बल्क मॉडुलस को हम लोग डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं के से, राइट? आया मजा? बहुत बार कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी कर रहे थे। बल्क मॉडुलस के बिना तुम समझा ही नहीं सकते, कोई नहीं समझा सकता, किसी किताब में नहीं मिलेगा तुम्हें कि कंप्रेसिबिलिटी तुम किसी भी तरीके से समझ लो। बल्क मॉडुलस तो समझना जरूरी है। अब बल्क मॉडुलस कहता क्या है? बल्क मॉडुलस तुम्हें क्या समझाता है कि कोई भी मटेरियल को कंप्रेस करने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, राइट? बल्क मॉडुलस तुम्हें यह बताता है कि मटेरियल कंप्रेस होगा कि नहीं होगा, कितनी ताकत लगाओ कि कंप्रेस हो जाए, बस इतना बताता है, राइट? तो अगर मैं बल्क मॉडुलस के बारे में बात करूं तो ये एक्चुअली में जो तुम्हें बता रहा है, ये बता रहा है ये चीज कि मेरे पास ये एक बॉल है, ठीक है? आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक के बारे में। चलो यार सीधी सी बॉल ही बना लेते हैं। ये देखो, ये एक बॉल है मेरे लाल, राइट? ओके, अब तुम ये समझो, इस बॉल में मैं चारों तरफ से लोड लगा रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं। वाह, क्या कर रहा हूं मैं? प्रेशर लगा रहा हूं। ये देखो, राइट? ये क्या लग रहा है? पी 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 का प्रेशर। अरे दादा, सोचो चारों तरफ से तुम्हें अगर इस तरीके से कंप्रेस किया जाए कैसे होगे तुम, राइट? अब तुम इस मटेरियल को ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, और जब तुम इस मटेरियल को ऐसे कंप्रेस करोगे मेरे लाल, तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि जो बल्क मॉडुलस है वो बेसिकली तुम्हें क्या बताता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो बताता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो बताता है। समझ रहे हो?
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है ना, ये होता है एक्चुअली में बल्क मॉडुलस। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी नहीं है, प्रॉब्लम है किताबों की, प्रॉब्लम है उन एजुकेटर्स की जो सिर्फ रटवा देते हैं कि बेटा चेंज इन प्रेशर अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन याद कर लो ना। बल्क मॉडुलस चेंज इन प्रेशर होता ही नहीं, बल्क मॉडुलस तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आगे चल के चेंज इन प्रेशर बन जाए वो बात अलग है, लेकिन होता तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यही है ना कि भैया इसका रेशियो निकालोगे तभी बल्क मॉडुलस मिलेगा, राइट। तो अब गाइस मैं यहां पे बात कर रहा हूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? रेजिस्टिंग फोर्स पर रेजिस्टिंग एरिया, राइट। मैंने क्या बात करी? रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया। भाई साहब रेजिस्टिंग फोर्स और रेजिस्टिंग एरिया देखना पड़ेगा, है ना। तो अब हम लोगों ने क्या किया, यहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को अगर मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूं तो इस चीज को थोड़ा सा और फील करना, राइट। चलो यहां समझा देते हैं, समझो। जब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से रेजिस्टिंग फोर्स की, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। और हम जो स्ट्रेस पढ़ते हैं, स्ट्रेस वो क्या पढ़ते हैं? दैट इज रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन रेजिस्टिंग एरिया, रेजिस्टिंग एरिया, यही पढ़ते हैं मेरे लाल, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन रेजिस्टिंग एरिया, राइट। अब तुम एक बात समझना, जब मैं यहां पर बोल रहा हूं फोर्स पर यूनिट एरिया और मैं यहां पर स्ट्रेस को देख रहा हूं दैट इज रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन रेजिस्टिंग एरिया, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो वैल्यू है इस बॉल के अंदर या फिर स्फीयर के अंदर जो मैं चारों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, वो जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स उस एरिया पे लगेगा। और जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं इसका अगर वॉल्यूम चेंज नहीं करना है तो उतना ही उसको रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं वही रेजिस्टिंग हो रहा है। मतलब कहने का क्या है, ये जो फोर्स है ये तुम्हारा रेजिस्टिंग फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है और ये जो एरिया है ये तुम्हारा रेजिस्टिंग एरिया में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए तुम इस स्ट्रेस को इक्वल टू में कह देते हो कि ये मेरे प्रेशर के बराबर हो रहा है। और ये जो प्रेशर है मेरे लाल, ये प्रेशर जो तुम देख रहे हो ये एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर है, राइट। और इसीलिए तुम कह देते हो कि ये जो प्रेशर में जो तुम बल्क मॉडुलस के लिखते हो ये क्या लिखते हो? डेल्टा पी, क्योंकि यही ये डेल्टा पी है जो तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से। और डिवाइडेड बाय जो तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम है वो लिख देते हो। तो जो तुम्हारा ये होता है इसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन वॉल्यूम, राइट। चेंज इन वॉल्यूम। और नीचे क्या है तुम्हारा? ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। समझ रहे हो? और इसी से ही तुम क्या निकालते हो? तुम्हारा बल्क मॉडुलस के की वैल्यू निकालते हो और ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी हो जाता है। स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड में लगने वाला जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो है। और वो फोर्स तुम्हारा अधेसिव की तरीके से भी काम करता है और कोहेसिव की तरीके से भी काम कर सकता है, बशर्ते उसमें एप्लीकेशन कैसा है, ठीक है। तुम अगर कंप्रेसिबल फोर्स लगा रहे हो, जब एक्सटर्नली कंप्रेस करते हो मटेरियल को तो पार्टिकल दूर भागने की कोशिश करते हैं, है ना, रिपल्शन होता है। और जब तुम टेंसाइल फोर्स लगाते हो तो पार्टिकल अंदर आने की कोशिश करते हैं, कंप्रेशन होता है। समझ रहे हो? ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। चलो तो ये वाली बात समझ में आई। तो अगर मैं यहां पर देखना चाहूं तो ये जो मैंने के की वैल्यू लिखी है, के को मैं यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी से, राइट। और अगर मैं इसके v को ऊपर लेकर के आ जाऊं तो क्या बन जाता है? v डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा v। अब बेसिकली
जो ये जो बल्क मॉडुलस है, ये बल्क मॉडुलस बेसिकली बताता क्या है? बल्क मॉडुलस बताता है मटेरियल की स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है मटेरियल में, राइट? जितनी ज्यादा मटेरियल में स्ट्रेंथ होगी, क्या मटेरियल उतना ज्यादा कंप्रेस होगा? नहीं होगा, उतना कम कंप्रेस होगा। और मटेरियल की स्ट्रेंथ कम होगी तो मटेरियल उतना ज्यादा कंप्रेस होगा। मतलब कि ये बल्क मॉडुलस और ये कंप्रेसिबिलिटी जस्ट अपोजिट है। अगर बल्क मॉडुलस ज्यादा है मतलब मटेरियल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो क्या वो कंप्रेस होगा? नहीं होगा। तो बल्क मॉडुलस ज्यादा तो कंप्रेसिबिलिटी कम, और अगर कंप्रेसिबिलिटी कम है तो बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा ही होगा। ये वाली बात क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलो मेरे लाल आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों को बोलूं तो क्या मैं यहां पर ये वाला टर्म बोल सकता हूं दैट माय कंप्रेसिबिलिटी is inversely proportional to your bulk modulus, inversely proportional to your bulk modulus, राइट? इतना भी सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत बढ़िया से पढ़ा हुआ है, ठीक है? अब एक बात बताओ मुझे, ये वाला टर्म लिखने के बाद हर बार जितने भी हम लोगों ने किताबें वगैरह पढ़ी हैं उसमें हम लोग क्या लिख देते हैं? दैट इज कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू 1/k, और यहीं से हम बता देते हैं 1/Δp डिवाइडेड बाई Δv/v, राइट? ऐसा ही करते हैं। और जब हम इसको फाइनली लिखते हैं तो यहां से हम लोग क्या लिख देते हैं? अब इसको अगर मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो ये बन जाएगा v डिवाइडेड बाई डेल्टा, ये है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही। देखो यही वाली चीज तुमने लिखी है। अब ये क्या हो जाता है? 1/Δp, राइट? और यहां पे क्या हो जाता है? ये होगी डेल्टा v, ये होगा v डेल्टा p। यस, अभी सही है ना? बताओ, ये सब पढ़ के बैठे हो, ये सब याद है? मेरा क्वेश्चन सबसे पहले जो यहां पे पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि ये सब तो मैं भी कर दूंगा, ठीक है? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं ये सब पे अभी बिलीव ही नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूं ये आया कहां से, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, मुझे पहले ये जानना है। बोलोगे लिखे तो ना भैया ना। अगर तुम देखो तो मैंने यहां पर लिखा है कंप्रेसिबिलिटी बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k, ये लिखा है मैंने यहां पर गाइस कोई भी ऐसा टर्म नहीं लिखा जहां से ये वैल्यू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वैल्यू को मैं डायरेक्ट इक्वल्स टू के उसमें लिख दूं। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो बीटा लिखा है अगर मैं इसको इक्वल्स टू में लिखना चाहता हूं तो यहां पर इस जगह पर, ये जो जगह तुम देख रहे हो, ये यहां पर कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, तब जा करके तुम यहां पर 1/k की वैल्यू को ऐड कर सकते हो। मतलब अगर तुम 1/k की वैल्यू को ऐड करना चाहते हो इक्वल्स टू के साइन के साथ, तो मतलब तुम्हें इस जगह पे कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाना पड़ेगा। अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं है तो भैया फिर तुम नहीं खेल सकते, ना 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 ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे खेलें? मैथमेटिक्स थोड़ी ना बिगाड़ दोगे। अब यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू दी गई है वो 1 दी गई है, जो मुझे दिख रहा है कि यहां पर 1 डॉट करके, राइट, 1 डॉट करके लिखा हुआ है, तब जाकर के ये वैल्यू 1/k हो रही है, नहीं तो नहीं होती। भाई तुम खुद ही सोचो यार, तुम जब पढ़ते हो, तुमने सॉम में भी पढ़ा हुआ है। अगर मैं तुम्हें सॉम में बताऊं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही पढ़ा है। अब जब तुम इसको इक्वल करना चाहते हो तो यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम ई बोलते हैं, फिर स्ट्रेन आता है, और फिर इस तरह से ही ई की वैल्यू निकालते हो, और ये कितनी हो जाती है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसको हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह देते हैं। तो मतलब तुम लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में जानना पड़ेगा। इवन आगे चल के मैं तुम लोगों को एक चीज और बताने वाला हूं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में भी इन्होंने क्या बताया है? दैट शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट।
और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहां पर हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू दैट इज विस्कोसिटी को ऐड करते हैं और तब जाके आपका du upon dy का फॉर्मूला बनता है। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो कोई ना कोई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो मेरे लाल लगाना पड़ेगा, और बिना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तो ये चीजें हवा ही नहीं लगेंगी, कुछ भी कर लो, राइट। अब बताओ भैया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएं तो क्या लगाएं, किस तरीके से इसका आंसर निकाला जाए। चलो अब तुम लोगों को एक चीज और बताता हूं, इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है। ये एरिया हटा रहा हूं, यहां पे मैं समझा रहा हूं, ठीक है। फील कर लोगे तो आ जाएगा। तो बेसिकली गाइस जब भी कभी हम कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस के बारे में देखते हैं, राइट, तो यहां पर ये जो आप लोगों ने ये चीज देखी, ये वाली चीज, राइट, ये दो तरीके से देखी जाती है। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आता है उसमें हम लोग इसकी जो वैल्यू लेते हैं या तो एडियाबेटिकली लेते हैं, एडियाबेटिकली, या फिर आइसोथर्मली। ये दो तरीके होते हैं आइसोथर्मली। अब आप ये समझो, अब आपके दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आएगा कि सर एडियाबेटिक और आइसोथर्मल ही क्यों लिया है, क्योंकि मेरे लाल एक बात समझो, अगर मैं पकड़ के अपने गाल को दबाने लग जाऊंगा ना बहुत जोर से, देखना मेरे गाल में दर्द होगा और दर्द के साथ साथ मेरे गाल गर्म हो जाएंगे। अपने आप को हर्ट सिर्फ इसीलिए करा ताकि गाल गर्म हो जाए और मैं रियल टाइम पे तुमको बता सकूं कि भैया गर्म हो जाते हैं गाल, राइट। तो अगर गाल गर्म हो रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कंप्रेसिबिलिटी करते समय, मटेरियल को कंप्रेस करते समय आप लोगों को या तो हीट का ट्रांसफर दिखाई देगा या फिर टेम्परेचर में चेंज दिखाई देगा। अरे तुम अपने हाथ को मोड़ के देख लो, तुम देखना तुम्हारी उंगली गर्म हो जाएगी, या तो हीट का ट्रांसफर होगा, टेम्परेचर का चेंज होगा। और हम थ्योरेटिकली ऑन पेपर जब हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो हम ना ही यही चाहते हैं कि हमारा मटेरियल गर्म हो, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एडियाबेटिक चीजें लिए हमने, मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का है कि यहाँ पर जो डेल्टा क्यू की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, और आइसोथर्मली लिया है मतलब यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू हमने 0 ली है। मतलब ना ही टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए और ना ही हीट का ट्रांसफर होना चाहिए। कंप्रेसिबिलिटी का बहुत बड़ा रूल है ये, बहुत बड़ा रूल, कि यहां पर ना ही आपका हीट का चेंज होगा ना ही आपका टेम्परेचर का चेंज होगा। अब सोचो ना ही हीट का चेंज हो रहा है ना ही मतलब ना ही टेम्परेचर का चेंज होगा, यही दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, राइट। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर गाइस जो हम यहां पर ये जो वैल्यू, ये जो मुझे लिखना है ना, यहां पर मैं इसकी वैल्यू को लेट से मैं बोल देता हूं, ये वैल्यू है n। लो मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट n रखा हुआ है। ये जो n है ये n मेरे लाल, यहां पर देखो एडियाबेटिक के लिए जो n की वैल्यू होती है वो गामा के बराबर हो जाती है, और यहां पर जो n की वैल्यू है वो 1 के बराबर हो जाती है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये जो n आ रहा है इसको हम लोग पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स भी बोलते हैं, और यही पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स एडियाबेटिक के लिए n की वैल्यू गामा के बराबर होती है और यहां पर n की वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो हम लोग दो तरीके के बल्क मॉडुलस को देखते हैं, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस और एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। तो ये जो तुम लोगों ने वैल्यू निकाली है ना, ये यहां पर ये सारी चीजें जिसमें हमने इक्वल टू का साइन लगाया, एन की वैल्यू तुम 1 रख दो, और जब तुम एन की वैल्यू 1 रखोगे मेरे लाल तो यहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि जो बीटा है ये 1/k रखा जा रहा है। और यही जो k है तुमसे इंटरव्यू में पूछ लेगा कि ये जो k लिखा हुआ है बीटा इक्वल्स टू 1/k, ये k बल्क मॉडुलस कौन सा बल्क मॉडुलस है, आंखें बंद करके बता देना सर जी ये आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस है। समझ आ रहा है? आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस मतलब तुम यहां पर कंप्रेसिबिलिटी देख रहे हो लेकिन यहां पर टेम्परेचर का चेंज नहीं होना चाहिए, ये आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस होता है। दैट्स व्हाई हम बीटा इक्वल्स टू 1/k लिखते हैं। और अगर ये बीटा इक्वल्स टू 1/k नहीं हुआ तो फिर ये यहां पर तुम बीटा इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ k लिखोगे, ऐसे करके देखो, ये देखो ये लिखा है। मैं यहां पर मिटा दूं क्या? चलो मिटा दे, ठीक है। इतना एरिया मिटा रहा हूं, है ना। जो समझ गए मैंने नोट्स बना दिया है, नोट्स तुम्हारे पास पड़े हुए हैं ना, ये सारे नोट्स मैं तुम्हें दे दूंगा।
शिवम सर मैकेनिकल का जो टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे शिवम सर मैकेनिकल, आपको मिल जाएगा। मैं डेली क्लास की जो पीडीएफ है बढ़िया मस्त लिखी लिखाई सब कुछ वहां पर डाल देता हूं, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, राइट। अब ये जो वैल्यू है, ये जो तुम्हारी बीटा की वैल्यू है, ठीक है, 1/k तो बता ही दिया मैंने, आप समझो, ठीक है। तो ये यहां पर जो k है तुम्हारा, k, राइट, ये भी k, एक होगा एडियाबेटिक, एक होगा एडियाबेटिक, और एक होगा तुम्हारा आइसोथर्मल। इतनी डेप्थ में लेकर के जा रहा हूं ना कि तुमसे कोई पूछ बस ले, चीथड़े उड़ा दोगे तुम। एडियाबेटिक के तुम्हारा गामा टाइम्स ऑफ के होता है, और जो तुम्हारा आइसोथर्मल के होता है वो सिर्फ के होता है, क्योंकि गामा की वैल्यू या फिर एन की वैल्यू वहां पर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं आप लोगों से के की, ठीक है, के तुम्हारा क्या है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, समझना इस बात को। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कांस्टेंट प्रेशर, मतलब भाई प्रेशर में कांस्टेंट रख रहा हूं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां पर मेरा जो डेल्टा पी की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, और अगर डेल्टा पी 0 हुआ तो ये के बराबर 0 आएगा, और अगर के 0 हो गया इस केस में जो कंप्रेसिबिलिटी है वो इनफाइनाइट हो जाती है, 0 नहीं होती, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो 1/0 तो इनफाइनाइट होता है, 0 थोड़ी ना होता है। और अगर हम प्रेशर के चेंज को देख रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर के टर्म को देख रहे हैं, वो तो हम बल्क मॉडुलस में देखेंगे ना, कंप्रेसिबिलिटी तो डिफाइन ही बल्क मॉडुलस पे हो रही है भाई। कंप्रेसिबिलिटी का कोई अपना फॉर्मूला है ही नहीं, कोई अपनी इज्जत ही नहीं है भाई, वो सिर्फ खेल रही है तो बल्क मॉडुलस पे ही खेल रही है, ठीक है। चलो ये वाली बात आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो गाइस हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, हमारे सिलेबस में ये है। मैंने तुम्हें एडियाबेटिक भी बता दिया है, मैंने तुम्हें आइसोथर्मल भी बता दिया है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ये। गाइस मैंने आप लोगों को यहां पर ये डायग्राम में दिखा करके ये बताया था कि ये मेरा एक पीस है, वर्क पीस है, राइट। इसमें मैं चारों तरफ से प्रेशर लगा रहा हूं, ठीक है। मैंने चारों तरफ से क्या किया है, प्रेशर लगाया है, मतलब एक्सटर्नल लोड लगाया है जिसकी वैल्यू P दी हुई है, राइट। समझते हुए जाओ, बहुत मजा आएगा, नेक्स्ट लेवल पे आपको सिखा दूंगा, अगली बार कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तुम एक बात बताओ, अगर मैं यहां से K की वैल्यू निकालूं तो K मेरा डेल्टा P तो दिया हुआ है, राइट, और यहां पर मैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम रख रहा हूं। तो तुम एक बात बताओ कि जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा, भले ये मटेरियल अभी कंप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा मैं नहीं जानता, मैं मान ले रहा हूं कि ये कंप्रेस हो रहा है। अगर ये मटेरियल मेरा कंप्रेस हो रहा है मेरे लाल, तो यहां पर जो इसका फाइनल वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम होगा वो तो लेस होगा, राइट। और जो इसका इनिशियल वॉल्यूम होगा, इनिशियल वॉल्यूम वो क्या होगा, मोर होगा, राइट। अब जब मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो जो मुझे डेल्टा V मिलेगा दैट इज V2 माइनस V1, ये क्या मिलेगा, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और ये नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से ही मैं यहां पर डेल्टा V में माइनस का साइन लगाता हूं। और इसीलिए जो बल्क मॉडुलस तुम निकालते हो वो बेसिकली कंप्रेसिव लोड के लिए निकाला जाता है, और इसी वजह से जो तुम्हारा बल्क मॉडुलस है फाइनली माइनस ऑफ डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी अपॉन वी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम बाद में क्या बोल देते हैं, दैट इज वी डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी माइनस में। ओके गाइज, आप लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, और उस फॉर्मूले को भी आप लोगों को सिखा देता हूं। ये तो आपको पता चल गया ना ये क्यों होता है, ठीक है। अब आप लोगों को एक और फॉर्मूला सिखा देता हूं, इस फॉर्मूले से आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज और समझ में आएगी। सुनो, हम लोगों ने यहां पर एक टर्म और पढ़ा हुआ है, और वो टर्म हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये बीटा के बारे में, बीटा दैट इज 1/k,
और 1/k को अगर मैं इसमें लिखूंगा तो माइनस के साइन के साथ मैं क्या लिखूंगा, दैट इज डेल्टा v डिवाइडेड बाई v डेल्टा p, है ना। अच्छा, इसके साथ एक टर्म और भी शायद आप लोगों ने सुना होगा, मैं इसको डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो डेल्टा p भी बोलता हूं। क्या आप लोगों ने ये वाला टर्म सुना है? ये माइनस में होता है, ये माइनस में नहीं होता। विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी लिख दिया है मैंने, तुम चाहो तो इसको भी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी लिख सकते हो, रो डेल्टा p डिवाइडेड बाई डेल्टा रो, राइट। ये भी होता है, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। अब कोई मुझे ये बताना चाहेगा कि भैया ये रो कहां से आ गया, हम तो भी वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे थे। सर जी आप तो यहां पर डेंसिटी लेकर के आ गए हो, ऐसा क्यों किया आपने, ये क्यों हुआ? और गाइस एक चीज हमेशा याद रख लेना, अगर तुम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम लिखोगे ना तो ये माइनस का साइन जरूर आएगा, ये माइनस का साइन। लेकिन अगर तुम विद रिस्पेक्ट टू रो डेंसिटी लिखोगे तो ये माइनस का साइन हट जाता है यहां पर। क्या आप लोगों को पता है ये कैसे आया? ये दोनों सेम है, एग्जैक्ट सेम है, राइट, एग्जैक्ट सेम है, यही है कंप्रेसिबिलिटी। इस कॉन्सेप्ट को समझना गाइस, ये कॉन्सेप्ट में आपका दिल आ जाएगा, है ना। ये दिल तभी आएगा जब तुम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। गाइस एक बात बताओ, ये जो आप मटेरियल देख रहे हो, ये जो यहां पर बना है, मैं इसको कंप्रेस करूं, मैं इसको एक्सपैंड करूं, मैं कुछ भी करूं, मैं इस मटेरियल के साथ इसको कंप्रेस कर दूं, इसको एक्सपैंड कर दूं, इसको तोड़ मरोड़ दूं, इसको कुछ भी कर दूं, लेकिन इसका जो मास है वो तो सेम रहेगा ना, मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, है? भाई मैं ऐसे खड़ा हूं तो भी मेरा वही मास है, मैं ऐसे हो जाऊं तो भी मेरा वही मास रहेगा, मास थोड़ी ना अपने शेप से चेंज हो जाता, मास तो मास ही रहेगा, मास कांस्टेंट है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या मैं यहां से मास के बारे में लिख सकता हूं, मास क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, नॉट पीवी, राइट, इट विल बी रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब ये क्या है मेरा, ये है कांस्टेंट, मास तो चेंज नहीं हो रहा, मास तो सेम है। अगर ये कांस्टेंट है तो क्या मैं डीएम निकाल सकता हूं, और डीएम क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन रोवी का। और ये जो डिफरेंशिएशन रोवी का है, भाई कहता है ना किसी भी कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है, तो ये वैल्यू जीरो होगी। और अगर ये वैल्यू जीरो है, बस भैया काम हो गया आप लोगों का। तो मतलब आप पहले इसको रखो रो, इसको डिफरेंशिएट करो डेल्टा वी, राइट, प्लस फिर अब इसको डिफरेंशिएट कर लो डेल्टा रो, और यहां पे क्या आ जाएगा, v, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। क्या ये वाली बात क्लियर है? तो क्या मैं यहां पर इस टर्म को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, रो डेल्टा वी, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा रो इंटू वी, राइट। रो को इधर पहुंचा देते हैं, वी को इधर पहुंचा देते हैं, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो। अब आपको पता है डेंसिटी माइनस में नहीं होती, वॉल्यूम माइनस में होगा, तो इसकी वजह से हम लोग यहां पर जो फाइनल रिजल्ट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा रो अपॉन रो, राइट। इस जगह से आता है आप लोगों की वैल्यू। और जब आपको ये वैल्यू मिल जाती है तो डेल्टा वी की वैल्यू को, डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू को डेल्टा रो अपॉन रो से चेंज कर देते हो, एंड दिस इज नोन एज द एक्चुअल कंप्रेसिबिलिटी। ओके, तो यहां से आप बल्क मॉडुलस की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो गाइस क्या मैं यहां पर एक टर्म और बोल सकता हूं कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा, अगर मेरा प्रेशर बढ़ेगा, किसी भी मटेरियल को प्रेशर से, मतलब किसी भी मटेरियल को कंप्रेसिबल करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो क्या मेरा बल्क मॉडुलस बढ़ेगा? देख लो भाई, चेंज इन पी बल्क मॉडुलस में आता है तो बल्क मॉडुलस बढ़ेगा, तो उस केस में मेरी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उस केस में मेरी कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इस चीज को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? एक बात समझना,
बहुत मजा आएगा। हवा है, हवा, वो हवा हवा ए हवा, राइट। हवा को देखो गाइस, इस हवा से कुछ सिखाता हूं आप लोगों को, मजा आएगा तुम्हें सीख करके, राइट। ओके, ये जो हवा होती है ना, या तो चल रही होगी या रुकी हुई होगी, है। हवा या तो चलेगी या फिर रुकी हुई होगी, सिंपल सी बात है। तो ये जो मेरी एयर होती है ना, एयर, अगर ये स्टैटिक है, अगर ये चल नहीं रही, तो इस केस में ये कंप्रेसिबल होती है, तुम इसे कंप्रेस कर सकते हो, राइट। और अगर यही हवा मेरी चल रही है, मतलब फ्लोइंग है, मतलब फ्लो कर रही है, बह रही है, तो इस केस में ये हवा इनकंप्रेसिबल हो जाती है, तुम इसको कंप्रेस नहीं कर पाते हो। अब जितने भी लोगों को लग रहा है कि नहीं ये कंप्रेस हो सकती है, जाओ फ्लोइंग हवा को कंप्रेस करके दिखाओ, ये क्या हो जाएगी, इनकंप्रेसिबल हो जाएगी। इट कैन नॉट कंप्रेस, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। क्लियर है? ओके। अच्छा, कोई मुझे ये बताना चाहेगा, अगर मैं इस हवा को कंप्रेस करना चाहता हूं, तो इस हवा को कंप्रेस करने के लिए मुझे बल्क मॉडुलस पे कितना लोड लगाना पड़ेगा, मतलब कितना बल्क मॉडुलस हो जिसकी वजह से ये हवा कंप्रेस हो जाए, कितना बल्क मॉडुलस लगा? चलो मैं बता देता हूं, 0.103 मेगा पास्कल। गाइस 0.103 मेगा पास्कल का अगर तुम प्रेशर लगा दोगे, मतलब बल्क मॉडुलस लगा दोगे, तो ये जो तुम्हारी हवा है वो कंप्रेस होने लग जाएगी। क्लियर है? ओके। ऑल्दो ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या फिर इस तरीके से बोलना, ऑल्दो जो तुम्हारा वाटर है वो इनकंप्रेसिबल है, राइट। जो तुम्हारा वाटर है ना मेरे लाल, वो इनकंप्रेसिबल है, ये कंप्रेस नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर तुम इसे कंप्रेस करना चाहते हो, या फिर तुम इसमें कंप्रेसिबिलिटी का इफेक्ट देखना चाहते हो स्टैटिक वाटर में भी, तो तुम यहां पर 2060 का प्रेशर लगाओ। बल्क मॉडुलस 2060 होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, ये कितना है 0.103, और ये कितना है 2060। इसका कहने का मतलब समझते हो मेरे लाल, इसका कहने का मतलब है एयर इज 20,000 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन वाटर, मोर compressible than water, although water is incompressible, इनकंप्रेसिबल। हम ऐसा कहते हैं कि वाटर इनकंप्रेसिबल है, हम इसको बिलीव भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वाटर कंप्रेस नहीं हो सकता। तुम्हें दिखाई नहीं देगा, इतने कम अमाउंट में होगा, इतना कम परसेंटेज होगा इसकी कंप्रेसिबिलिटी का कि तुम इसको अभी फील ही नहीं कर पाओगे। एक्चुअली ये होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दैट वाटर इज इनकंप्रेसिबल। फिर भी हवा पानी से 20,000 गुना ज्यादा कंप्रेस की जा सकती है। समझ रहे हो? क्लियर है?